जोहार। छोटा नागपुर की धरती वैसी ही स्वतंत्र रही है जैसे कि हवा। यहाँ के लोग सरल हैं और उतना ही यहाँ के लोगों में संगठन की क्षमता है। जब कोई भी आक्रमण होता है, जब कोई भी विपरीत बात इनके खिलाफ होती है, तो ये संगठित होकर लड़ने में पीछे नहीं रहते। कई बार जब इनके स्वतंत्रता पर इस प्रकार के खतरे आए हैं, तो इनके बीच से ही बहुत सारे नायक निकल कर आए और छोटा नागपुर में ऐसे ही दो नायक सीदो कानू ये हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत तो खट्टे किए ही अपनी स्वाधीनता के लिए बहुत लड़ाई की, बहुत संघर्ष किया और एक नई पद्धति उन्होंने अपनाई। तो आज उन दोनों नायकों के बारे में बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर सविता केशरी हैं और डॉक्टर संजय कुमार सारंगी जी हैं। सविता जी महिला महाविद्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की प्रोफेसर हैं और साथ में वो साहित्यकार भी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सारंगी जी, संजय सारंगी जी सूरज सिंह मेमोरियल कॉलेज में साहित्यकार प्रोफेसर भी हैं और नागपुरी के अच्छे साहित्यकारों में गिने जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज बातचीत ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सविता जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सीदो कानू थे, इनका इतिहास क्या है, ये कहाँ से थे? सीदो कानू और चांद भैरव चारों भाई थे। इनके पिताजी का नाम चुनी मांझी था। इन्हीं के ये संतान थे और इन्हीं के छत्र छाया में ये पले बढ़े और बड़े हुए। ये संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं। इसको मुगल काल में इसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था और ये इनका जो दामिनी कोह या जो आज के तारीख में जो संथाल परगना क्षेत्र कहलाता है, वो बड़ा ही विकसित था, समृद्ध था। अन्न धन की कमी नहीं थी। लोग बहुत मज़े में रहते थे, किसी तरह की उनको कमी नहीं थी। उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ था। इसे देखकर लोग क्या, अंग्रेज बहुत अचंभित थे। इनकी समृद्ध शालीनता को देखकर अंग्रेज बहुत स्तब्ध थे। इसलिए एक तरह से अंग्रेज इन पर बुरी नज़र रखे कि आखिर ये इतना धनी कैसे है। इनके पास बहुत जगह जंगल ज़मीन, जंगल ज़मीन का इनके पास कमी नहीं था। अथाह जंगल ज़मीन था, इन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं था। तो ये बहुत स्वतंत्र रूप से रहते थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि कुदृष्टि इन पर पड़ी और इनके अधिकारों को छीनने के लिए वो एक तरह से मन बना लिए। और मन बनाने के बाद इन पर इन्होंने अपना अंकुश लगाना शुरू किया और इसी क्रम में सीदो कानू चांद भैरव के साथ साथ उनके भोगनाडीह गांव के और उस गांव के आसपास के तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसका मतलब कि वो संथाल परगना के भोगनाडीह से थे। डॉक्टर सारंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो आंदोलन किया था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? उनका जो आंदोलन था, उनको जो है परिस्थिति आंदोलनकारी बना दिया। सीदो कान्हू का जो निवास स्थान था, वहाँ बहुत सारे जमींदार लोग थे, स्थानीय साहूकार लोग थे। तो उनको ज़मीन के लिए, लगान के लिए काफ़ी तंग करने लगे, जिसके पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेज शासकों का मानसिकता था। तो वो परिस्थिति में वो क्षुब्ध हो गए थे और वो उनको एक वातावरण मिला कि कैसे हम लोग इन नीति का विरोध करें। सबसे पहला तो उन्होंने विरोध किया था वहाँ के स्थानीय साहूकार और जो भी ज़मींदार लोग थे उनका, वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो है लगान थोप दिया गया था। और केवल वो नहीं, वो तो माझी परिवार से थे, लेकिन उनका विचारधारा इतना बढ़िया था कि आम जनता का परेशानी वो अपना परेशानी समझते थे। तो पूरे क्षेत्र पे, भोगनाडीह क्षेत्र पे लगभग 40 गांव में परेशान लोग थे। तो वो परेशानियों से मुक्ति के लिए उन्होंने कैसे एक सूत्र में ये पूरे को जो है विरोध करने के लिए, नीति का विरोध करने के लिए वो आंदोलनकारी के रूप में बने वो।
और ये आंदोलन का रूप जो है अंग्रेज़ों के आंच तक गया और उन्होंने सबसे पहला तो काम किया कि सबको 40 गांव के लोगों को सखुआ का डाल को देकर सबको निमंत्रित किया और ये निमंत्रित किया कि कैसे हम लोग जो है ये पूरे लगान को रोकें। अच्छा, ये सखुआ का डाल दे करके अंग्रेजों ने निमंत्रित किया? नहीं, सिद्धू कान्हू ने गांव वाले को 40 गांव वाले को निमंत्रित किया। और अभी के ज़माने में तो बहुत सारे संचार माध्यम हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि इतना बढ़िया था कि सारे लोग इनको जो है मानते थे और ये अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। लोग सोचते थे कि ये जो निर्णय करेंगे वो निर्णय सर्वमान्य होगा हम लोगों का। तो एक तरह से जो लोग थे, लोग ही उनको नेता बना दिए। और चूंकि लोग ये सोचते थे कि ये अपना स्वाभिमान, देशभक्ति, क्षेत्र भक्ति के लिए जी रहे हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं था और एक आवाज में सारे लोग जुट भी गए थे। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि वो सखुआ की डाल दे करके निमंत्रित करने के पीछे उनकी क्या कारण रहा? हाँ, मंशा है कि चूंकि सखुआ का डाल आदिवासियों के लिए बहुत ये है वैल्यूएबल चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि दैवीय शक्ति का प्रतीकात्मक के रूप में उसको दिए थे वो, और वही उनके लिए निमंत्रण कार्ड था। वो धर्म का अपना प्रतीक है और इस प्रकार से उन्होंने हाँ, और जीवन से जुड़ा हुआ है सखुआ तो। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और तो ये बताएं कि डॉक्टर सविता केसरी जी से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उस लड़ाई के लिए कौन सी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी? कैसे वो साहूकारों के खिलाफ कैसे खड़े हुए और कैसे संघर्ष किया, ये आप बताएं हमें। देखिए, लड़ाई तो पहले तो मुगलों के काल में तक तो यहाँ बहुत शांति थी। किसी तरह का लगान नहीं था, टैक्स नहीं था, जमीन खुद जंगल साफ करते थे और वो लोग जमीन बनाते थे, कृषि योग्य जमीन बनाते थे। उनको जहाँ मन करता आज किसी खास जगह पर आके खेती बाड़ी करते, मन भर जाने पर उस जगह को छोड़ के झूम खेती करने कहीं और चले जाते थे। और इस तरह से उनका जीवन यापन, माने कृषक थे, मेन तो ये लोग कृषक थे। तो जहाँ इनकी इच्छा होती थी, जितनी जमीन चाहते थे बना लेते थे। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद इतिहास बताता है, बहुत सारी किताबों में बात लिखी हुई है कि 1763 ईस्वी में लॉर्ड एराम करके एक अंग्रेज अफसर आए थे, जिनकी कुदृष्टि इन पर पड़ी, इनकी खुशहाली पर। और उन्होंने एक वहाँ के जो राजा थे, कौन थे राजा थे, उनको इन्होंने उद्धवन नदी के पास पराजित किया और पूरी दामिनी कोह को उन्होंने अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद इन अंग्रेजों ने इनमें नया टैक्स लगाना शुरू किया और नए नए साहूकारों को खड़ा किया ताकि वे कर को असूल सके। उनको रुपया चाहिए था, उस जमाने में काफ़ी रुपये टैक्स के रूप में चुकाने पड़ते थे। और चूंकि इनके पास पैसा तो उस जमाने में हुआ नहीं करता था, वो सब चीज़ तो धान से ही अदली बदली हुआ करते थे, तो बहुत दिक्कत होने लगा था। ये लोगों के पास चूँकि पैसे नहीं होते थे, तो ये साहूकारों के पास आते थे, कर्ज लेते थे और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और कृषि के कार्य में लगाते थे। अच्छा, इतना ही नहीं, उनके पास जितना हल बैल थे, जो भी वनोत्पाद थे, सब पर टैक्स लगा दिया यहाँ। अच्छा, वो हुआ। उसके बाद ये लोग से अंग्रेजी लोग काम भी करवाते थे कि चलो तुम्हें मैं नौकरी देता हूँ, काम देता हूँ, तुम्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे। लेकिन ये एक छलावा था। उनसे रेलवे लाइन बनाया गया, तरह तरह की इमारतें बनवाई गई, बहुत सारे काम करवाया गया, लेकिन पैसे कभी दिए नहीं गए इनको। इस तरह से इनका शोषण और दोहन बहुत हुआ, अत्याचार हुआ और इसी के खिलाफ इनमें आक्रोश आया और इस तरह से इनकी पृष्ठभूमि तैयार होती चली गई। तो फिर उन्होंने संघर्ष में क्या किया? फिर कैसे संघर्ष में सबसे पहले तो सिद्धू कान्हू जो थे, ये तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये तो चुनी मांझी के बेटे थे और इनकी ये बहुत माने प्रभावशाली व्यक्तित्व के आदमी थे। ये इन्होंने अपने से चिंतन मनन किए और सोचने लगे कि आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है, विद्रोह ही एक ऐसा रास्ता है जो हम लोगों को अंग्रेजों से छुटकारा
दिला सकता है। जब तक हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, हम अपने अधिकारों को ले नहीं सकते हैं। तो सिद्धू जो थे वो अपना चिंतन मनन किए और थोड़ा धार्मिक वृत्ति के भी थे। लोगों को उपदेश देना शुरू किया कि तुम लोग ये सब जो मद्यपान करते हो उसको छोड़ो, मुर्गी खाना छोड़ो और ये गंदी चीज़ों को मत अपनाओ, भगवान को ध्यान करो, सिंह बोंगा है उन पर ध्यान करो, वही हमारे दुखों को दूर करेंगे और आत्मीय बल देंगे। और सिद्धू ने ये ऐलान किया कि हम लोग जितने भी भोगनाडीह के आसपास कम से कम 60,000 संथाली थे, उनको ये कहा कि कोई सरकार को टैक्स नहीं देगा, बल्कि मुझे मैंने समाज के खाते में एक जोड़ा बैल का टैक्स साल भर में 1 रुपया होगा, 1 आना होगा और बैल का होगा और गाय का आधा आना होगा। ये पैसा हम लोग जमा करेंगे और इसको किसी सामाजिक कार्य में लगाएंगे। ये बातें धीरे धीरे अंग्रेजों को पता चल गई, जिसके चलते इन पर दमन करने शुरू किए और भी कड़े कड़े नियम कानून थोपा जाने लगा। और इनका जो भागलपुर कमिश्नरी जो था, वहाँ पर इनका न्यायालय था और जितना तरह का फौजदारी मामला होता था उसका निपटारा भागलपुर कमिश्नरी में हुआ करता था। लेकिन दूर दराज से आने वाले जितने भी संथाल थे जिन पर फौजदारी मामला थोप दिया गया था, वे न्याय के लिए भागलपुर उनका आना बहुत मुश्किल होता था। और किसी तरह आते भी थे तो वहाँ के जो मुंशी, चपरासी, अफसर बहुत ज़्यादा पैसे लूटने की कोशिश करते थे, जिसके चलते इनमें बहुत आक्रोश हुआ। ये अफसरशाही, भ्रष्टाचार, घुसखोरी के विरोध में फिर ये आंदोलन एक तरह से खड़ा हो गया और सब सिद्धू कानू की ही एक आवाज़ पर हुआ करता था। डॉक्टर सारंगी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, ये संघर्ष इन्होंने किया, टैक्स देना बंद कर दिया, जी जी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिद्धू कानू की प्रतिमा जहाँ लगी रहती है वहाँ पर वो हाथ में तीर कमान लिए रहते हैं। तो कोई ऐसा विशिष्ट संघर्ष, कोई ऐसी विशिष्ट लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है, उसकी जानकारी आप हाँ, तो बताएं। वो इसी जो जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध पे वो भगनाडीह पे सारे 40 गांव के लोगों को बुलाया और ऐसे ही नहीं बुलाया, वो बोले कि सभी लोग तीर धनुष लेके आएगा। और जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे सारे लोग इनके एक आवाज़ पे आ गए और अंग्रेजों के विरुद्ध पे उधर गोलीबारी करने लगे वो लोग। और ये लोग तीर धनुष, जो कि पुश्तैनी बोला जाए तो यहाँ का अस्त्र, ये शस्त्र है, तो उससे जो है वो युद्ध करने लगे। और युद्ध में ये अंग्रेजों को परास्त भी किए। सबसे पहला है कि ये लोग जुटे थे धार्मिक दृष्टिकोण से और उद्देश्य था कैसे जो है जमींदारी प्रथा और अंग्रेजों से मुक्ति मिले उसके लिए। लेकिन उसी बीच एक विजय माझी करके इनका नेता हुआ करता था, उनको अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया और वो जेल में मर गए। अच्छा। तो जेल में मरने के बाद पे ये लोग का जो आंदोलन है और बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। और दूसरा एक कारण था कि रेलवे ट्रैक बन रहा था जिसमें अंग्रेज सरकार के जो ठेकेदार थे वो 3 महिलाओं को, संथाली महिलाओं को उठा के ले गए। अच्छा। और ये ज्यादती किए तो वो जो आंदोलन है, आंदोलन बहुत भड़क गया और कई अंग्रेजों को, इन्होंने एक दारोगा था, दारोगा को भी मार गिराया था इन्होंने तीर धनुष से ही। तो अंग्रेजों लोग बौखला गए। ये जून का ही बात है, 3 जून के लगभग का बात है। तब आंदोलन जो है बहुत विशद हो गया और अब आंदोलन हो गया इनके बीच पे अंग्रेज मुख्य मुद्दा हो गए कि अंग्रेज हमारा धरती छोड़ो, है ना। इनका स्लोगन वही था कि अंग्रेज हमारा धरती छोड़ो। और उसमें वो लोग नीतिगत फैसला भी लेते थे अंग्रेजों के विरुद्ध पे। लगान नहीं देना है मतलब पूरे 40 गांव के लोग विरोध स्वरूप लगान नहीं देते थे। तो ये आंदोलन की रूपरेखा यही थी कि सभी लोग तीर धनुष जो है, तीर धनुष से ही प्रहार करते थे और आधुनिक हथियार के बीच पे कभी भी वो अपने हथियार को डाले नहीं, बल्कि कई बार ऐसे हुआ है कि वो अंग्रेजों को परास्त भी कर लिए थे। तो ये जो भोगनाडीह की जो लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी?
भवनाडी की लड़ाई 30 जून जो है 1855 1855 पे सिपाही विद्रोह के 2 साल पहले। जी, यानी कि जो 1857 जो हमारी स्वाधीनता संग्राम जी। का आरंभ माना जाता है, उससे पहले ही हमारे यहाँ झारखंड में क्रांति छोटा का- नागपुर में क्रांति का बिगुल बज चुका जी था। जी आपने दीदी बताया कि वो जो संथाल परगना है, वहाँ के किसान झूम खेती किया करते थे। तो ये जो झूम खेती होती है, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से जहाँ झूम खेती होती है वहाँ पर समतल ज़मीन नहीं होती है, तो वहाँ पर साधारणतः धान की भी फसल नहीं होती है, तो निश्चित रूप से उनका जो आर्थिक पक्ष होगा वो थोड़ा कमज़ोर रहा होगा, ऐसा अनुमान लगता है। तो क्या आर्थिक परिस्थितियाँ थीं और कैसे अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि ये बहुत खुशहाल हैं? दोनों बातें थोड़ी सी साफ होनी चाहिए। नहीं, हमने जहाँ तक पढ़ा है, जी, देखा तो नहीं, पढ़ा है हमने जी जी कि वो थोड़ा बहुत झूम खेती भी करते थे और अच्छी अच्छी जंगल काट के वो जमीन बनाते थे। जंगल में इतने तरह के फल फूल होते हैं, लकड़ियाँ इतनी कीमती होती, उसे बेचा करते, लकड़ी बेचते थे, फल बेचते थे, पत्ते बेचते थे, उससे उनको पैसा प्राप्त होता था और उससे वो खुशहाल जीवन जीते थे। तो अंग्रेज चूँकि वो इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, लकड़ी नहीं मिलते थे, इतना मूल्यवान बनोपात चीज़ नहीं मिलता, रेशम के कीड़े भी लोग उगाते थे, उसका लाख भी बिक्री करते थे, फल फूल तो थे ही। तो ये सब लेने के लिए उनको चाहते थे कि इसको अधिकार ना मिले और मैं इसे लूँ, इसलिए भी उन्होंने लड़ाई की। अच्छा, वो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये 4 भाई थे, ज़्यादातर नाम तो सिद्धू कान्हू का ही लिया जाता है, तो चांद भैरव का क्या इसमें योगदान रहा देखिए, था? चांद भैरव ऐसा था कि ये लोग तो चारों भाई थे। सिद्धू का जन्म 1815, चान्हू का 1820, सिद्धू चांद का 1825 और चांद भैरव का 1835 में हुआ। तो इनका जो व्यक्तित्व था, जितना ये उग्र रूप से आक्रोशित होकर अंग्रेजों के से लड़ रहे थे और रणनीति बना रहे थे, उनको देखते हुए सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, सिद्धू का चांद को सेनापति और एक भाई थे और उसको भैरव को उसको भी सेनापति सेनापति और एक कुछ और उनको बनाया गया। और ये लोग ही, इनके नेतृत्व में ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। यानी कि एक पूरा स्वरूप उन्होंने संगठन का दिया जी और लड़ाई के लिए तैयार हुए। तो ये जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, इसके अलावा आपने एक जो सारंगी जी आपने बताया कि जो रेलवे का जो ट्रैक बन रहा था, तो उसमें दारोगा ने जो घटना है वो स्त्रियों के साथ उनको लेकर के उठा के ले गए, तो ये मुझको लगता है कि आंदोलन की मुख्य घटना रही होगी, या घटना थी वो। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि वो क्या था? एक्चुअली में जो अंग्रेज लोग थे, वो लोग का मुख्य उद्देश्य था तो यहाँ का शासन करने के अलावा उन्होंने जो है स्त्रियों के ऊपर भी अत्याचार शुरू कर दिया। जी। और ये बहुत त्यागी पुरुष थे। ऐसे ही हम लोग जो है महान स्वतंत्रता सेनानी इनको नहीं बोलते हैं, इनका व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जीवन जीने के लिए उन्होंने सारे परिवार लोग बलि का बेदी में चढ़ गए। 7 लोग, एक परिवार से 7 लोग शहीद होना एक वो मायने रखता है। तो पूरा जो आपका संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु अगर माना जाए तो लगान था, लेकिन उस लगान के विरुद्ध पे और अंग्रेज भगाओ का जो आंदोलन था उसका बिगुल तो बच चुका था, लेकिन उसमें जो घी डालने का काम किया, ये 2 चीज उनके बीच का एक नेतृत्व थे विजय माझी, और ये जो महिला अत्याचार अगर हो जाए तो समाज विद्रोह का आगे में इतिहास इसका गवाह रहा है। आप इतिहास के आईने को अगर हम लोग पलट के देखें तो भारतीय मानसिकता में स्त्री सम्मान इतना ज़्यादा है कि इसको लोग बर्दाश्त नहीं करता है। तो जो 40,000 लोग जुटे थे, और मुझे लगता है कि करीब 1-2 लाख तो और भी पॉपुलेशन रहा होगा, तो ये आंदोलन जो है और प्रखर हो गया इससे। अच्छा। यदि ये अभी बताया गया कि ये जो सिद्धू जो थे
उनका कुछ आध्यात्मिक रोल भी था और उनकी जो ये थी वो लोगों को धार्मिक प्रवचन वगैरह देते थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ये जैसे बिरसा मुंडा थे, धार्मिक हो गए थे बाद में और लोगों को प्रवचन देते थे साफ सुथरा रहने के लिए, मद निषेध नहीं करने के लिए, मांस मछली नहीं खाने के लिए, सात्विक विचारधारा रखने के लिए। उसी तरह सिद्धू का भी था कि सात्विक बनिए, विचारवान बनिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए कि कैसे हम लोगों को इस संकट से मुक्ति मिले। इसके लिए मार्ग सोचने के लिए कहते थे, खुद सोचते थे और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित भी करते थे। सोचो कि किस तरह से हम लोग इन अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाएं। जी जी, यही था उनका। जी जी। तो कोई ऐसा परिवर्तन तो नहीं धर्म का था, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं था उस समय। तो ईसाइयत नहीं आई थी उस समय, सिर्फ अस्तित्व को बचाने, पहचान को बनाए रखने के लिए ही लड़ाई हो रही थी। और जमीन कैसे बचे, हमारे लोग कैसे सुरक्षित हो, हमारी माताएं बहनें, उनकी बहन का नाम था फूलो और झालो, वो सब कैसे फूलो और झानो, हाँ, कैसे ये लोग अच्छे से रहे, यही ज़्यादा चिंता थी। और हम लोग जो जमींदार बिचौलिया बनते थे, जमींदार ना, वो जो शोषण करते थे, दोहन करते थे, इतना लगान कड़ाई से वसूलते थे। कड़ाई तो पैसा अंग्रेजों को देने के लिए भी वसूलते थे, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए भी वो टैक्स बढ़ा कर लेते थे। इनसे मुक्ति पाने के लिए ही इन्होंने आंदोलन किया। अच्छा, अभी आपने बताया सारंगी जी कि कुल 7 लोग एक ही परिवार से शहीद हुए। जी। तो ये जो 7 लोग थे, ये 7 कौन कौन थे? एक तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 हो गए, उनकी 2 बहनें फूलो और झानो, उनके पिताजी, और उनके पिता को भी मार दिया गया था। अच्छा, तो जो ये त्याग है, त्याग उनको परिवार से ही मिला। जब पिता को मार दिया गया तो पहला स्टेप वहाँ पर सारे लोग दुखी हो गए, क्योंकि उनका पिता जो है समाज में उनका अच्छा ये वजूद था। तो वहीं से क्रांति का बिगुल फूटा। अच्छा अच्छा। और धीरे धीरे परिवेश जो है, वातावरण ऐसा बन गया कि जो स्थानीय साहूकार लोग हैं वो लोग भी डरने लगे, और अंग्रेज के एजेंट के रूप में जो साहूकार थे वो लोग भी डरने लगे। तो ये आंदोलन का रूपरेखा जो है, चारों तरफ से वातावरण एक बना। और उन्होंने जो है बाद में जो सिद्धू थे वो स्लोगन ही दे दिए कि अंग्रेज हमारा जो है जमीन को छोड़ो। तो वो लोग चाहते थे कि पूरे संथाल जोन से जो है वो अंग्रेज हट जाएं। और अंग्रेजों के विरुद्ध में जो भी नीतिगत फैसला होता था वो लोग करते थे वहाँ पर। जो संथाल रहे हैं, वास्तव में आपने बहुत सही कहा कि जो संथाल रहे हैं उनका आरंभ से ही, मुगलों के काल में भी उन्होंने कभी भी मुगलों की भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो जो आपने दामिनिको की बात की, वो दामिनिको का जो भौगोलिक सीमा उन्होंने बना करके मुगलों ने उसको घोषित किया था, वो यही था कि वो मुगलों के शासन से स्वतंत्र है, और इसलिए उसने उसका नाम एक अलग से दिया था दामिनिको, जिसमें वो कभी प्रवेश नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल है ये सही है या नहीं? सही है। और प्रत्यक्ष रूप से कभी भी वो सामने नहीं आया जिस तरह से अंग्रेज आए। जी जी। वो भी टैक्स लेते थे, पर इतना कड़ाई नहीं था। स्वेच्छा कुछ राशि निर्धारित कर दी गई थी जिसे ये लोग स्वतः दिया करते थे। इनके अधिकारों का हनन नहीं होता था उस जमाने में। दामिनिको का था बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिला हुआ था उस जमाने में। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की। तो हमने देखा फिर एक बात और भी है कि ये जो लड़ाई हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि संथाल परगना को एक अलग जिला ही बना दिया गया। उसका मुख्यालय भागलपुर रहा, और भागलपुर कमिश्नरी बना, दुमका मुख्यालय बना। और एक बात ये भी हुआ कि जो भूमि का जो बहुत गड़बड़ करते थे, खरीद बिक्री किसी के हाथों होता, उसे रोकने के लिए एसपीटी एक्ट, संथाल परगना एक्ट भी पारित हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने देखा कि जो सिद्धू कान्हू थे, जब भी इनकी स्वतंत्रता पर थोड़ी सी भी स्वाधीनता पर प्रहार किया गया, तो ये लोग बिल्कुल सामने आ गए और पूरा परिवार अपनी कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहा। आज की बात आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि सिद्धू कान्हू को हम लोगों ने बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है एक तरह से, और उनको नमन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।